हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 विद्युत को पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। तो हमने बताया था जो वोल्टेज होता है वो धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब एक कांस्टेंट हटाते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाता है, आर आ जाता है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी बराबर आई आर हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहाँ मिला, भी बराबर आई आर। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसे तोड़ के दे दिया। देखिए यहाँ पर आर बराबर अगर निकालेंगे तो आई नीचे चला जाएगा। देखिए आर बराबर निकालेंगे तो ये आई इसके नीचे चला जाएगा, भी अपन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपन आई हो जाएगा। यही ओम का नियम था। इसके बारे में देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाला धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जो धारा होता है वो विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V तथा प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, IR होता है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा। आपको बताना है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कम होगा। स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर। इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। इसमें सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो दिए हैं गलत हैं। इसके बारे में देख लीजिए कि आमतौर पर स्विच ऑन होने पर परिपथ बंद हो जाता है और धारा का प्रवाह होने लगता है, जबकि स्विच ऑफ होने पर परिपथ ब्रेक हो जाता है तथा धारा का प्रवाह रुक जाता है। UPSSC ने इस प्रश्न में सभी को समान अंक दिए हैं। 110 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें इंसुलेटर का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें है हीरा। हीरा क्या है, इंसुलेटर का काम करता है हीरा। इसके बारे में देख लीजिए, ऐसे पदार्थ जो विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, हम उनका प्रयोग इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प में दिए गए पदार्थों में हीरा जो कार्बन का अपर रूप है विद्युत का कुचालक होता है। हीरे का प्रयोग हम इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। कंडक्टर के अन्य उदाहरण, कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो, जैसे धातु, लवण के जली घोल, ग्रेफाइट एवं मानव शरीर होता है। इंसुलेटर के अन्य उदाहरण प्लास्टिक, स्टायरोफोम, कागज, कांच, हीरा, रबर और शुष्क हवा, ये सब किसके होते हैं, इंसुलेटर के काम करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे उसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा है कि डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनेमो से समझ लीजिए ये जनरेटर की बात कर रहा है। किसका बात, जनरेटर का, जिसको आपको ऐसे लिखा मिलेगा जनित्र, जनरेटर या जनित्र लिखा मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, डायनेमो। ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में बदलता है कौन, डायनेमो बदलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, वैद्युत को अगर यांत्रिक में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये मोटर होता है। क्या होता है, ये मोटर होता है। देखिए डायनेमो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। ध्यान रखिएगा, इसका आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। जो डायनेमो होता है किस पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के काम पर करता है। अगला है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला सामग्री है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। बस विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब का जो आविष्कार किसने किया था, इनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो वो होता है,
वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ओम मीटर का। किसका किया जाता है? देखिए प्रतिरोध आ गया, क्या आ गया? प्रतिरोध आ गया तो क्या होगा? ओम आएगा जी, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर का किया जाता है। अब वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने के लिए, धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब उस सर्किट में धारा जा रही है कि नहीं जा रही है, इसे नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में देख लीजिए। वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज को मापता है। एमीटर विद्युत धारा को नापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, यानी इसमें धारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ओम मीटर क्या मापता है? विद्युत प्रतिरोध को मापता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर का प्रयोग विद्युत वाहक बल को मापने में किया जाता है। देखिए EMF, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल है। किसी परिपथ में दो खुले टर्मिनलों के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तथा विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। AC को DC यानी प्रत्यावर्ती धारा को डिस्क धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का किया जाता है। अगर आपको पूछ ले DC को AC में, तो इन्वर्टर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर DC को AC में चेंज करना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? इन्वर्टर का। AC का DC में करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। देखिए रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो AC अल्टरनेटिव करंट को DC डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर वैक्यूम ट्यूब, डायोड, पार्क आर्क वाल्व, तांबे और सेलेनियम ऑक्साइड की प्लेटों, अर्धचालक डायोड आदि के रूप में होते हैं। रेक्टिफायर के कई उपयोग होते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल के डिटेक्टर रेक्टिफायर के रूप में कार्य करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए यदि समय t में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश Q प्रवाहित हो तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा होगा। देखिए तो फार्मूला पढ़े होंगे, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो इसमें I के सेंस में पूछा है तो Q अपान क्या हो जाएगा? T इधर आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान T। ठीक है, क्या हो जाएगा? Q अपान T। तो देखिए Q अपान T कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? C में। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। देखिए यहाँ पर जो Q है क्या है? आवेश है। विभवांतर के अधीन किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश बटे समय। देखिए विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर होता है, लेकिन ये भी होता है, देखिए अगर आवेश बटे समय से फार्मूला से निकाला जाए मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड भी विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो कार्य का मान कितना होगा आपको बताना है। देखिए इसमें आप ये पढ़े होंगे कि V बराबर कितना होता है? W/Q होता है। कितना होता है? V बराबर कितना होता है? W/Q होता है। अब इसमें कितना दिया? 12 वोल्ट दिया है और 5 कूलाम दिया है। ठीक है, यानी आवेश का मान दिया है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? W का निकल जाएगा। तो देखिए अब यही तो पूछा है कि किए जाने वाले कार्य का मान बताना है, तो W का मान क्या? जब V का Q में गुणा कर दो, यानी 12 × 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 जूल कार्य हो जाएगा। देखिए इसके बारे में दिया है कि V बराबर 12 वोल्ट, Q बराबर 5 कूलाम है, तो W बराबर क्या होगा? विभवांतर गुणे आवेश। तो 12 × 5 कितना होगा? 60 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए यहाँ पर उल्टा पूछा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है अभी बताए हैं, वो होता है मोटर होता है। क्या होता है? मोटर होता है। क्या होता है? मोटर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर तब होता है यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता तो जनरेटर हो जाता, लेकिन यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, विद्युत मोटर भी फैराडे के पेड़ सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिवर्तक यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं। तो किस पे करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे कौन काम करता है? ट्रांसफार्मर काम करता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर काम करता है। देखिए परिवर्तक जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रतिवर्ती वोल्टेज यानी एसी को घटाने या बढ़ाने का होता है। मुख्यतः ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये क्या करता है? एसी वोल्टेज को लो करता है, लो को हाई करता है, हाई को लो करता है। यही ट्रांसफार्मर का मुख्य काम होता है। देखिए ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपचाई ट्रांसफर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका कार्य उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, न कि दिष्ट धारा या डिश धारा के साथ करे। ठीक है, तो ये सिर्फ जो ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट के सुरक्षा निम्नलिखित में किससे करता है? तो फ्यूज किससे आपको एक सुरक्षा करता है? तो ये करता है आपके अतिभारण से, मतलब ओवरलोडिंग से काम करता है। ठीक है, ओवरलोडिंग के काम करता है। ओवरलोडिंग होने पर ये क्या करता है? फ्यूज काम करता है। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में, विद्युत परिपथों में अतिभारण यानी ओवरलोडिंग तथा लघुपथन शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? अगर कहीं सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में फ्यूज तार के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक, ठीक है, एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा है कि विद्युत की उपस्थिति के बारे में, तो विद्युत की उपस्थिति के बारे में कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर बताता है। लेकिन उसमें कितना धारा बह रहा है, 2 एम्पीयर बह रहा है कि 4 एम्पीयर बह रहा है, इसको पता करने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत जा रहा कि नहीं जा रहा है, सिर्फ उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। मीटर धारा का पता लगाने में, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट यह एक चर प्रतिवर्ती प्रतिरोधक है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है? तो कौन सा उपकरण है? इस संयोजक तार है। कौन है? संयोजक तार है। देखिए इसके बारे में, संयोजक तार विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? आपको बताना है। विद्युत का कुचालक है लेकिन जो ताप है उसका क्या है? सुचालक है। तो ये है अभ्रक। ये क्या है? अभ्रक होता है। ये बिजली का कुचालक होता है लेकिन ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। अभ्रक पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक है। कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उदाहरण देखिए, अधिकांश कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट को छोड़कर, ध्यान रखिए ग्रेफाइट को छोड़कर, यह अपवाद है, तथा अकार्बनिक ठोस लकड़ी, कांच, अभ्रक आदि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे धातुएं अच्छी सुचालक होती हैं, जैसे कॉपर, चांदी। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है, तो क्या होती है? विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। क्या होती है? विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होती है। देखिए इसके बारे में यही चीज़ ओम ने बताया था। देखिए क्या होता है, जो धारा होता है ये क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती या अनुपातिक होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। अगला है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अनावेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ऐसे बल को क्या कहते हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो इसको कहते हैं विद्युत स्थैतिक बल। इसको क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। देखिए, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कूलाम नियम विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल के बारे में एक नियम है। कूलाम नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा AC को एक दिश धारा DC में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जाता है? तो अभी पढ़े हैं कि AC को DC में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर, जिसको हिंदी में दृष्टकारी बोलते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? आपको यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल में। संचायक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ वही क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो, जिसको जनरेटर या जनरेटर के नाम से जानते हैं। 130 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक? आपको बताना है इसमें से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कि समुद्री जल होता है। समुद्री जल होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए उपरोक्त में समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत के प्रवाह में मदद करते हैं। किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? यानी जब वस्तु की स्पीड बढ़ेगी तभी रोशनी बढ़ेगी। किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये किस स्थिति को दर्शाता है? कमज़ोर बैटरी। अगर कमज़ोर बैटरी होगी तो स्पीड बढ़ने पर ही इसमें थोड़ा सा चार्ज होगा जिससे उसकी रोशनी बढ़ जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रकाश वोल्टेज सेल है। आपको बताना है कि प्रकाश वोल्टेज सेल है, तो प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है? सौर सेल होता है। सौर सेल क्या होता है? प्रकाश वोल्टेज सेल होता है। देखिए इसके बारे में, प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होता है। बहुसंघी प्रकाश वोल्टेज सेल मल्टी जंक्शन फोटोवोल्टाइक सेल ऐसे सौर सेल हैं जिनमें एक से अधिक पीएन जंक्शन होते हैं जो अलग अलग अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। एक निष्क्रिय तो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये प्रतिरोधक होता है। एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रतिरोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? स्विच होता है। स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? स्विच हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पावर स्ट्रिप क्या? आपको बताना है कि पावर स्ट्रिप क्या है। तो पावर स्ट्रिप क्या होता है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। जो क्या करता है? उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, जो चैप्टर नंबर 9। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। आपको बताना है कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, नरम लोहा से तैयार होता है। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, ये नरम लोहा से तैयार होता है। देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा था, देखिए कि नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। लोहे से बने चुंबक अस्थायी तथा इस्पात से बने चुंबक अस्थायी होते हैं। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा कि नरम लोहे से विद्युत चुंबक तो तैयार किया जाता है, लेकिन लोहे से बने जो चुंबक होते हैं अस्थायी होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोहे से बने चुंबक अस्थायी होते हैं। इस्पात यानी स्टील से बने चुंबक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस्पात का। तो अगला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, ये होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। यही इसके 3 क्या होते हैं, बुनियादी इकाइयाँ होती हैं। देखिए इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ, ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमिशन चैनल होता है और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को उत्पन्न करता है। ट्रांसमिशन चैनल जिन माध्यम द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है। रिसीवर रेडियो तरंगों को ग्रहण करने वाली युक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। आपको बताना, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। तो किससे संदर्भित करता है, अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर का संदर्भ है जो कि अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, शोर कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिक मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। देखिए इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए मिला था। तो बहुत लोग इसके ये लगा देते हैं सापेक्षता सिद्धांत, ये गलत है। इसके लिए नहीं मिला था, इनके मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल का पुरस्कार मिला था। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि सन 1905 में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच प्लांक नियतांक बी विकिरण आवृत्ति के बराबर होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था। किसने किया था, ये इनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसके बारे में देखते हैं। देखिए समान आपेक्षिकता सिद्धांत या समान सापेक्षिकता सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। बस इतना ही आपको पूछता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। किसका किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है। ये भी देख लीजिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। थोरियम का एक ऐसा विखंडनीय पदार्थ है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में किसमें होता है। आपको बताना जो क्रॉम्पटन प्रभाव होता है ये किसमें होता है। तो ये किसमें होता है, एक्स किरणों में होता है। किसमें होता है, एक्स किरणों में होता है। देखिए
क्राफ्टन प्रभाव एक्स किरणों से संबंधित है। एसी क्रॉम्पटन ने बताया इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1927 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का कहाँ पे है, इसका क्या नाम था, अप्सरा। ठीक है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था, अप्सरा था। क्या नाम था, अप्सरा था। देखिए, भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन 20 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह बम्बई के ट्राम्बे में स्थित है। ये कहाँ पे अप्सरा स्थित है, यह बम्बई के ट्राम्बे में स्थित है। इस रिएक्टर को बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके निर्माण में यूनाइटेड किंगडम ने मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। तो देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, इनका नाम था विलियम के रो इंटेजन। इनका क्या नाम था, विलियम के रो इंटेजन। देखिए, विलियम के रो इंटेजन ने किसका आविष्कार किया था, एक्सरे का। हेनरी बेसेमर इस्पात बनाने की प्रक्रिया, कार्ल एलेंसर ने स्विस कटलर का प्रयोग आविष्कार किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था। तो पहली मिसाइल कौन है जिसको भारत में विकसित किया गया था, ये क्या था, पृथ्वी। क्या था, पृथ्वी था। देखिए, पृथ्वी पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में किया गया था। भारी जल की खोज किसने की थी, तो भारी जल की खोज किसने की थी, इनका नाम था यूरे। इनका क्या नाम था, यूरे था। ठीक है, 1931 में यूरे ने भारी जल की खोज की थी। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में वर्ष 1962 से कार्यरत। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी, अभी आप पढ़े, इसका नाम था W.K. रोएंटेजन। बस आपको रोएंटेजन याद कर लेना है, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1866 में किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रसायन तथा इंजीनियर थे। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका उपयोग प्रज्वलन के लिए किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, सेम क्वेश्चन आ गया, किसका किया था, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। किसके किए थे, डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो की खोज किसने की थी। डायनेमो मतलब जनरेटर की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, माइकल फैराडे ने। किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। इसके बारे में आप पढ़ ही चुके हैं। ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। ये किसने की थी, माइकल फैराडे ने। इसे किसने की थी, माइकल फैराडे ने। चाहे डायनेमो पूछे चाहे ट्रांसफार्मर पूछे, सबकी खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे। इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किसने दिए थे, आपको बताना है। तो ये किसने दिए थे, इनका नाम था, आपको कमेंट करके बताइए, क्या था, एम फैराडे था। क्या नाम था इनका, एम फैराडे। वही है कि इलेक्ट्रोलिसिस का नियम एम फैराडे ने दिया था। जब किसी तरल पदार्थ में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण तरल पदार्थों के तत्व अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। अगला है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। देखिए, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों को पूछता है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, इनका नाम था एडवर्ड टेलर। इनका क्या नाम था, हाइड्रोजन बम किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने किया था। देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम है ये किस पे आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अणु बम का आविष्कार ऑटो
या स्टारमैन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना इसमें गलत मिलान की पहचान करना है। आपको इसमें गलत मिलान की पहचान करना है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। देखिए, फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटरमैन, इसको सही है। अमीटर जेंकराइस जॉनसन, ये ही गलत है। ठीक है, अब बैरोमीटर टॉर्सली ने किया था, एनिमेशन एमिल काल ने किया था। अमीटर का खोज जैक राइस जेंसन ने नहीं किया था। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ खोजकर्ता उनके आविष्कार दिए गए हैं। तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का किया था, टॉर्सोली ने बैरोमीटर का किया था, एमिल काल ने एनिमेशन का किया था, जैकोरियस जैनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जे.एल. बेयर्ड कई बार पूछा है टेलीविजन की खोज किए थे, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर अमीटर का खोज किए थे। यही क्वेश्चन गलत दिया था। फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने किसका किया था? अमीटर का। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का किया था। माइकल फैराडे ने किसका किया था? देखिए, यहाँ पर है, इस प्रकार से स्पष्ट है जैकोरियस जैनसन अमीटर नामक उपकरण के आविष्कारक नहीं है, बल्कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक है। मीटर का आविष्कारक फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने वर्ष 1884 में किया था। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान की पहचान करना। आपको बताना इसमें सही मिलान की पहचान करना है। तो इसमें सही मिलान कौन सा हो जाएगा? देखिए, माइक्रोवेव ओवन, इसको पर्सी स्पेंसर ने किया था, यही क्या है? सही है। ट्रांसफार्मर का पेरे वर्नियर, ये गलत है। अभी पढ़े हैं ना कि माइकल फैराडे ने किया था। बैटरी विलियम स्टेनली, ये भी गलत है। बर्नियर कैलिपर, ये भी गलत है। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए है। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर भी दिया है। देखिए, माइक्रोवेव ओवन पर्सी स्पेंसर ने किया था। ट्रांसफार्मर फैराडे ने किया था। बैटरी को एल्सेंड्रा वोल्टा ने किया था। वर्नियर कैलिपर का पेरे वर्नियर ने। डायनामो माइकल फैराडे ने। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल ने। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एनास्टा कास्का बोर्डोकान वारिस और मैक्सवेल ने किया था। देखिए, सब आपको नहीं याद करना। थर्मामीटर डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट ने किया था। थॉमस फ्लास जेम्स डेबर ने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जो है विविध। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन से वनस्पति रेशा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नायलॉन है। कौन सा नहीं है? नायलॉन है। अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। 157 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, इसके पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सबको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिए। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन, फ्लैक्स वनस्पति रेशे हैं, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्तियाँ मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? परिस्थितिक दक्षता के रूप में। किसके रूप में? परिस्थितिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपातिक को परिस्थितिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। परिस्थितिक दक्षता उस दक्षता का वर्णन करती है जिसमें ऊर्जा को एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल का। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अवतल लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों पर क्या हो? मोटा हो और बीच में क्या हो? पतला हो। देखिए, किनारों पर ऐसे होगा, किनारों पर मोटा हो जाएगा और बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही लेंस व फोकस के बीच आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये वाला लाइन जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है कि नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका होता है 43 एट्रोसेकंड। इसका क्या होता है? 43 एट्रोसेकंड होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि नवविकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत गति कितना होता है, 43 एट्टोसेकंड होता है, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों को निरीक्षण करने की अनुमति देगी। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं गगनयान। क्या बोलेंगे, इसको गगनयान बोलते हैं। तो ये क्या है, अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन की नाम का पहचान क्या हो जाएगा, गगनयान हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो किस वर्ष किया था आपको बताना। तो किस वर्ष किया था, ये 1975 में किए थे। कब किया गया था, 1975 में किया गया था। देखिए वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह आर्यभट्ट रूस के सहयोग से बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा 1975 में किया गया था। इसका क्या नाम था, आर्यभट्ट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, भास्कर 1 भारत द्वारा प्रक्षेपित दूसरा उपग्रह था। भास्कर 1 क्या था, भारत द्वारा प्रक्षेपित दूसरा उपग्रह था। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ हस्ताक्षर किया था, ये फ्रांस के साथ। किसके साथ किया था, फ्रांस के साथ किया था। किसी पिंड का कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर कार्य करने की दर होता तो शक्ति हो जाता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो इस किसका भाग नहीं है, विसरण का। किसका भाग नहीं है, विसरण का भाग नहीं है। इसके बारे में यहाँ देख लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका क्या नाम आपको बताना। उसका क्या नाम है, परावैंगनी किरण। क्या है उसका नाम, परावैंगनी किरण है। देखिए परावैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। इनका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करके बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करके बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। तो 166 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं 167। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें, व्हील बैरो। ये क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है। कौन, व्हील बैरो। देखिए इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है कि उत्तोलक एक सीढ़ी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होती है। एक आलम्ब होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ें स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती हैं उसे आलम्ब कहते हैं। उत्तोलक के उपयोग में मिलाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। और उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्प में व्हील बैरो, जिसको ठेला बोलते हैं, क्लास सेकंड लीवर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब तथा आयास के बीच क्या होता है, भार स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक या आंतरिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा। किसके द्वारा, डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा किया गया था। देखिए इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो किसके नाम से इनका संबंध है आपको बताना। किसके नाम से है, एस.एन. बोस। एस.एन. बोस के नाम पर ही बोसॉन नाम का संबंध दिया गया था। इसके बारे में देखते हैं। देखिए
कण बोसोन का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। वे कण जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, जिन कणों का प्रचक्रण होता है और उन कणों को बोसॉन कण कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन यहाँ पढ़ लीजिए। तो कितनी होती है? 4.76 सेंटीमीटर सेमी पर सेकंड होता है। टेप रिकॉर्डर की ये चाल होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो विद्युत उत्पादन में करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है आपको बताना है। तो किसका हिस्सा है सर्वाधिक? ये ताप विद्युत का। ताप विद्युत द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा है। कुल विद्युत उत्पादन का 75% हिस्सा ताप विद्युत द्वारा उत्पादन किया जाता है। 171 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आता है? तो किस कारण से आता है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले आता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है। तो सीटी स्कैनिंग में किस प्रकार के तरंग का उपयोग होता है आपको बताना है। तो किस प्रकार का होता है? एक्सरे का उपयोग होता है। सीटी स्कैनिंग में एक्सरे का उपयोग होता है। देखिए, सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों को पता लगाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है, नींबू निचोड़ने की मशीन है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन जो होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। कौन सा होता है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। इसके बारे में, उत्तोलक के बारे में भी पढ़े हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। स्टीफन हॉकिंग है, तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो गया। इसके पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ख़त्म कर दिया गया। यदि वीडियो आप नहीं देखे तो भी देख लीजिएगा। साथ साथ में आपका पूरा हिस्ट्री खत्म हो गया, यानी इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल खत्म हो गया है, पॉलिटी भी खत्म हो गया है। यदि इस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो जरूर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।